हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित विश्वकर्मा, डायरेक्टर डीएस क्लासेस एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। हमारे बेसिक मैथ्स की 3 क्लासेस हो चुकी हैं और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा था। होप सो कि आपने प्रैक्टिस करी होगी। और आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स भी बहुत सारा होता है। वेक्टर्स पढ़ने के लिए तो एक पूरा टॉपिक होता है 11th-12th क्लास में। लेकिन हमें जैसा ट्रिग्नोमेट्री हमने बहुत बेसिक सा पढ़ा, वैसे ही हमें यहाँ पर जो वेक्टर्स पढ़ना है वो भी बहुत ही बेसिक पढ़ना है। बहुत ज़्यादा वेक्टर नहीं पढ़ना हमें। तो हम आज की क्लास में सबसे पहले वेक्टर पढ़ेंगे जो कि हमारे फिज़िक्स में यूज़ होगा। मतलब अलग से जो है उसकी रिक्वायरमेंट, अलग से सिर्फ वेक्टर के क्वेश्चंस होंगे, वो हम बाद की क्लास में पढ़ेंगे। हम कुछ एक आध महीने बाद पढ़ेंगे उसे, अभी बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अभी हम वो पढ़ने वाले हैं जो कि वेक्टर की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो वेक्टर की जो फिज़िक्स में ज़रूरत लगती है वही हम चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बताता हूँ जैसे कि वेक्टर पहले होता क्या है ना, उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि बचपन से लेके आज तक आप लोग अलजेब्रा पढ़ते आए हो, लेकिन वेक्टर के बारे में आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 9th क्लास में, लेकिन वेक्टर के बारे में आप लोगों ने कभी आज तक नहीं पढ़ा। तो इसलिए ध्यान से देखो, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो वेक्टर्स होते हैं उनके साथ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब जैसे मैं बोलता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मतलब हुआ 10 मीटर पर सेकेंड इज़ द मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स राइट। तो इसका मतलब ये हुआ टुवर्ड्स राइट, मतलब हुआ उसका डायरेक्शन। 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, तो उसका डायरेक्शन हो गया राइट। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डायग्राम बनाकर कि किस तरह से जो है हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक वेक्टर जो है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक वेक्टर को मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। एक वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि ये मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, ये मैंने एक लाइन बनाई और ये एरो जो है वो उसका डायरेक्शन को बताता है। तो ये हम कहते हैं एक वेक्टर, राइट। समझ आ गई मेरी बात? अब जैसे मैंने बोला दिस इज़ 10 मीटर पर सेकेंड राइट, और मैं एक और वेक्टर बनाता हूँ विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो जस्ट आधा बना देंगे हम, आधी लेंथ का 5 मीटर पर सेकेंड। और राइट में है तो राइट में एरो बना देंगे। जैसे मैंने बोला 10 मीटर पर सेकेंड अप, तो मैंने लगभग उतनी लेंथ बनाई जो मैंने इसकी बनाई थी, और मैंने ऊपर के डायरेक्शन में बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 10 मीटर पर सेकेंड अप। सो दिस इज़ 10 मीटर पर सेकेंड अप, ये वाला वेक्टर हो गया। तो कोई भी वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लाइन बनाकर और उस पर एरो बनाकर। तो लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ लाइन कहलाता है मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। एग्जैक्ट तो नहीं पता लगा सकते, लेकिन रिलेटिवली हम पता लगा सकते हैं। रिलेटिवली का मतलब है कि कंपैरिजन में जैसे ये 10 है तो 5 जो होगा वो उसका हाफ होगा, ये 5 है तो 10 जो होगा उसका डबल होगा। तो रिलेटिवली हम लोग पता लगा सकते हैं, राइट। ये बात आपको समझ आ रही है? लेंथ ऑफ द लाइन, ये जो लेंथ ऑफ द लाइन है ये देखो, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड सो ऑन। लेकिन जो एरो है वो कहलाता है डायरेक्शन। एरो जो है उसको हम कहते हैं डायरेक्शन। जैसे ये एरो हो गया अप, राइट, राइट, तो इससे हम कहते हैं डायरेक्शन। तो एक वेक्टर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रिमेंबर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के दो हिस्से होते हैं, उसके बॉडी पार्ट दो होते हैं। एक बॉडी पार्ट जो होता है वेक्टर का उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और दूसरा बॉडी पार्ट होता है वो उसे हम कहते हैं डायरेक्शन। एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों मिलाकर हम इसे कहते हैं वी कॉल इट अ वेक्टर, ठीक है। इसके बॉडी के दो हिस्से होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। जैसे हमारी बॉडी के दो हिस्से होते हैं, आप देखो ये गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा, गर्दन के नीचे वाला हिस्सा। तो हमारी बॉडी के यदि दो हिस्से हैं तो हम बोलेंगे कि देयर आर 2 पार्ट्स। एक हो गया मैग्नीट्यूड, नीचे वाला हो गया मैग्नीट्यूड, ऊपर वाला हो गया डायरेक्शन। इन दोनों में से किसी भी एक को बदलते हैं यदि हम,
यदि मैं मैग्नीट्यूड बदलता हूँ तो डेफिनेटली वेक्टर बदलेगा, यदि मैं डायरेक्शन बदलता हूँ तो डेफिनेटली वेक्टर भी बदलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखो, दोनों ही बदलेंगे, मैग्नीट्यूड बदलेगा तो ये भी बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा तो ये भी बदलेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है? तो अब वेक्टर में एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ये 3 चीज़ें हमें सीखनी है। यूनिट वेक्टर सीखना है तो थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें होती हैं। तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के बारे में आपको पता चल चुका है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो जो मैं आपको बताता हूँ, एक जो वेक्टर होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ऐड करना। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, राइट, 2 वेक्टर का एडिशन। अब यहाँ पे समस्या क्या है? जैसा कि मैंने आपसे बोला कि बचपन से लेके आज तक अभी समस्या ये रही है कि आपने 10+2 किया तो वो 12 ही आया, 10+5 किया तो 15 आया। लेकिन यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड नहीं कर रहे हैं वेक्टर्स में ना, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड नहीं कर रहे, इस बात को आप समझो। वेक्टर्स में हम लोग जो ऐड कर रहे हैं वो हम डायरेक्शन भी ऐड कर रहे हैं, राइट। तो वेक्टर्स में जो हम एडिशन कर रहे हैं, जैसे ये एक वेक्टर है सपोज, ठीक है। अब मैंने बोला ये वेक्टर अपवर्ड है और ये वेक्टर जो है वो राइट में है, सपोज ये राइट में। तो अपवर्ड और राइट वाला जो है, इन दोनों का वेक्टर्स हम जब हम करेंगे तो उस कंडीशन में ना केवल मैग्नीट्यूड ऐड होगा बल्कि डायरेक्शन भी ऐड होगा। अब ये डायरेक्शन कभी ऐड आपने किया नहीं, तो इसलिए हमको थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा नया होता है। जब मतलब मुझे तो नहीं लगेगा, जो पढ़ चुका है, 11th पढ़ चुका है, 12th पढ़ चुका है, उन्हें वेक्टर अजीब नहीं लगता। लेकिन जो अभी पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्या लगता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता, मैं सही वर्ड बोलूँ तो ये जो है आपको डाइजेस्ट नहीं होता, दिक्कत ये है। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? तो इसके लिए आप लोग आप ध्यान दो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वेक्टर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बट इसमें मेथड एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का अलग होता है, और स्ट्रेंज रिजल्ट आते हैं, स्ट्रेंज आते हैं। लेकिन हम लोग यदि बेसिक डेफिनेशन समझेंगे तो वो स्ट्रेंज नहीं रहेगा, आप लोगों के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। वो स्ट्रेंज रिजल्ट जो हैं वो आपके लिए नहीं आएंगे। तो ध्यान से देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेक्टर बनाया है ना, हमेशा वेक्टर्स को, 2 वेक्टर यदि हैं तो हमेशा आप उनको टेल के साथ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। हम हमारे लिए जो सबसे काम का है फिज़िक्स में वो यही है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। 99% जगह ये काम में आता है, 1% जगह जो है वो दूसरा मेथड काम में आता है, पॉलीगन लॉ काम में आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 99% जगह जो है वो यही काम में आता है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप वेक्टर बनाएंगे, कोई भी मेथड हो, आपको ऐड करना हो, आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, आपको मल्टीप्लाई करना हो, हमेशा वेक्टर्स को टेल के साथ बनाना है। अब ये टेल क्या होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसे हम कहते हैं हेड और इसे हम कहते हैं टेल। ये हो गया हेड, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हेड टेल, 2 वेक्टर्स को हमें टेल के साथ ज्वाइन करना है। दूसरा वेक्टर भी मैं बना रहा हूँ और ये मैंने बना दिया। ये दीज आर 2 वेक्टर्स जिन्हें मुझे ऐड करना है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल है। अब वेक्टर एडिशन भी हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक ज्योमेट्री मेथड होता है और एक यूनिट वेक्टर मेथड होता है। पहले हम ज्योमेट्री मेथड पढ़ेंगे, बाद में हम यूनिट वेक्टर मेथड पढ़ेंगे। तो यूनिट वेक्टर मेथड जो है हम बाद में ही पढ़ेंगे, अभी पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लें, उसके बाद हम यूनिट वेक्टर मेथड पढ़ेंगे, राइट। पहले तो आप यहाँ से देखो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और ऑलवेज ड्रॉ द वेक्टर बाय जॉइनिंग देयर टेल्स। कई बार क्या होता है, 2 वेक्टर अलग अलग बने होते हैं, जैसे ये बन गया एक वेक्टर ए, ये वेक्टर बन गया यहाँ पर बी। तो लोगों को लगता है कि यार हम अब टेल के साथ कैसे ज्वाइन करें दोनों वेक्टर को। तो बहुत ही सिंपल है, एक वेक्टर को वहीं रखो, जैसे ये ए वेक्टर को मैंने यहाँ रखा है, बी वेक्टर को खींच के यहाँ ले आओ। अब खींच के तो नहीं ला सकते अपन, है ना, जैसे मैं इसको खींच के यहाँ पे ले आऊँ, हो सकता है ये आ जाए। तो आप देखो ये जो है, ये वाला जो वेक्टर है, मैं इसे खींच के यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है।
तो ये मैं इसको लेके आ गया, लेकिन आप तो कॉपी में नहीं लेके आ पाओगे तो इसको वहीं रख देते हैं। अब उसको बनाने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखो टेल से बनाना है। अब इस वाले वेक्टर का जो एरो है वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ इसके पैरेलल बनाएंगे, इसके पैरेलल। तो इसके पैरेलल में एक वेक्टर बनाता हूँ, अंदाजे से हम बना रहे हैं, बहुत एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा, लेकिन पैरेलल मैंने बनाया, लेंथ भी लगभग उसके बराबर ही बनाई। तो ज़रा मैं इसे खींच के देखता हूँ क्या ये आ पाएगा। चलो मैं इसे दोबारा खींच के देखता हूँ। तो ये वाला वेक्टर जो है मैं इसे खींच रहा हूँ और मैंने यहाँ पे रखा, तो आप देखो ऑलमोस्ट जो है वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया। तो पैरेलल मैंने बनाया बिल्कुल, ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल था। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, आपको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने दो वेक्टर्स को ड्रॉ करना सीख लिया। अब जैसे एक और मैं बना के बताता हूँ, जैसे ये है एक वेक्टर b और एक वेक्टर ये है सपोज a। तो आप देखो b वेक्टर को आप यहाँ कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे और इसके पैरेलल। तो हमने b के पैरेलल बनाया और b के पैरेलल हमने बनाया, और कैसे बनाया, b के पैरेलल बनाया और हमने बनाया है इसको इसकी लेंथ के बराबर। तो दिस इज़ ऑल्सो b वेक्टर, ठीक है। ये इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन भी होती है, दो वेक्टर तब इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो। तो ये दोनों एक ही वेक्टर हैं, एक तरह से समझ सकते हैं हम, इक्वल वेक्टर हैं। तो इनमें कोई मुश्किल नहीं है, दीज आर टू इक्वल वेक्टर्स। मुझे लगता है बात आपको समझ आ रही होगी, ये वाला वेक्टर जो है दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है, समझ आ गई बात। अब रही बात कि हम लोग ऐड कैसे करते हैं, लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो देखो दो लॉ होते हैं, सबसे पहले इसे नोट कर लो पॉज करके। दो लॉ होते हैं, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। यू नो व्हाट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम होता क्या है, जिसकी दो साइड्स, ये क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स, जिसकी चार साइड्स होती हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और क्वाड्रिलेटरल कि यदि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो मैं एक पैरेललोग्राम बना के बता देता हूँ आपको पहले। तो देखो ये एक पैरेललोग्राम है, ये मैंने पैरेललोग्राम बना। एक और पैरेललोग्राम बनाता हूँ मैं, ये भी एक पैरेललोग्राम है। और एक और पैरेललोग्राम बनाता हूँ, कई तरह से पैरेललोग्राम बन सकते हैं। ये पैरेललोग्राम नहीं हुआ और ये अप्रॉक्सीमेटली पैरेललोग्राम है। आप देख सकते हो इन सभी में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये वाली साइड और ये वाली साइड अपोजिट है, इक्वल है, पैरेलल है। ये साइड और ये साइड अपोजिट है, इक्वल है और पैरेलल है। सिमिलरली ये रेक्टेंगल है लेकिन ये पैरेललोग्राम भी है क्योंकि इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है। तो हम इसे कहते हैं पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, राइट। ये बात आपको समझ आ रही है। तो आप देखो ध्यान से। अब रही बात दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, तो मैंने आपसे बोला पहले दो वेक्टर बना लो, कहीं भी बने हो वेक्टर। हमने इसको बना लिया, ये ए के ऊपर जो हम एरो बनाते हैं इसका मतलब है कि यदि राइट में वेक्टर होगा तो हम राइट में एरो बनाएंगे, लेफ़्ट में हुआ तो हम ऐसे बनाएंगे और ऊपर हुआ तो हम ऐसे बनाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये राइट में ही एरो हम बनाते हैं, भले हम कहीं भी बनाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया वेक्टर, यहाँ बनाया वेक्टर, तो सही तरीका क्या है, ए बनाया और उसके ऊपर एरो लगा दिया, ए बनाया उसके ऊपर एरो लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी। ये एक सिंबल है और इसके ऊपर लगने वाला सिंबल बस हमें इतना बताता है कि डायरेक्शन भी है इसका और मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी, राइट। अब मैं बी वेक्टर बनाता हूँ। देखो बी वेक्टर ऐसा था हमारा पैरेललोग्राम मेथड। या जब भी दो वेक्टर हों हमेशा आपको क्या करना है, यू ऑलवेज हैव टू ड्रॉ द टू वेक्टर्स बाय जॉइनिंग देयर टेल। आपको हमेशा दो वेक्टर्स को टेल के साथ ही ज्वाइन करना है, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। जैसे मैंने यहाँ पर टेल के साथ ज्वाइन किया है दो वेक्टर्स को, ऐसे ही आपको दोनों वेक्टर्स को हमेशा टेल के साथ ही ज्वाइन करना है। चलो इनके बीच का एंगल जो है वो कुछ है, हम मान लेते हैं, लेट दिस एंगल भी थीटा मान लेते हैं, ये दिया होगा नॉर्मली। तो अब हमें क्या करना होता है, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होता है। पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाएंगे ए के पैरेलल, यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाएंगे बी के पैरेलल।
आप देख सकते हो ये ए है, इसके पैरेलल मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई, ये बी है, इसके पैरेलल मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये जो ए और बी वेक्टर हैं, ये इनकी जो टेल यहाँ पे जुड़ रही है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो टेल यहाँ पे जुड़ रही है, यहाँ से हम एक डायगोनल बनाएंगे और यहाँ तक, डायगोनल समझते हो आप, तो हम यहाँ से एक डायगोनल बनाएंगे, ये दिस इज़ आर। आर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, आर मतलब ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दो, जैसे हम 5 + 2 7 बोल देते हैं, वैसे यहाँ डायरेक्टली 5 + 2 7 नहीं आएगा, क्योंकि 5 + 2 तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड किया। हमें यहाँ पे जो ऐड करना है वो मैग्नीट्यूड भी करना है, डायरेक्शन भी करना है। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐड करने का तरीका तो ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्रिकल मेथड हम अपनाते हैं। और सबसे पहला मेथड क्या है यहाँ पे, एक हम जिसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आप देख सकते हो, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, राइट। ये बात आपको समझ आ रही है, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आप देखो, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। हम इसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जैसे ये 10 हो और ये 5 हो, तो इट डज नॉट मीन दिस इज 15। अब ये आर की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लेंथ मेजर करेंगे। यदि स्केल हो तो आप स्केल से मेजर कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लेंथ मेजर करेंगे, जो भी लेंथ आएगी उसे हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। और ये एरो आपको बताता है डायरेक्शन, ये एरो आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। एरो आपको बताता है डायरेक्शन। आप प्लीज़ इसे नोट कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, पॉज करके इसे नोट कर लो, फिर मैं बताऊँगा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, डायरेक्शन कैसे निकालें। चलो ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना बताता हूँ आपको। देखो, ये है ए और ये है बी और ये है एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ से हमने डॉटेड लाइन बनाई थी पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ से भी एक डॉटेड लाइन बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि इसके दोनों के टेल जहाँ मिल रहे हैं वहाँ से एक डायगोनल बनाना है, और ये हमें आर वेक्टर मिलेगा। आर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्ट हमारा, जैसे 10 + 5 15 हमारा रिजल्ट होता है, वैसे ही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमें एक रिजल्टेंट मिलेगा, जिसे हम रिजल्टेंट बोलते हैं। रिजल्टेंट मतलब कुछ खास नहीं, रिजल्ट ही है, बट इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो इसकी लेंथ देखो, इसकी लेंथ कहलाएगी मैग्नीट्यूड और एरो कहलाएगा डायरेक्शन। अब ये कुछ भी हो सकता है, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, आप अभी ध्यान दो यहाँ पर। तो इसका मैग्नीट्यूड, सबसे पहले वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड फॉर विच हम एक काम करने वाले हैं कि हम इसको एक्सटेंड करने वाले हैं। बचपन में आपने पढ़ा होगा ना, कंस्ट्रक्शन करके 9th में, 6th 7th में 9th में ज्योमेट्री में, वैसे ही हमें करना है। क्यों करते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ। हमने ये डॉटेड लाइन बनाई, हमने कंस्ट्रक्शन किया, वी हैव ड्रॉ अ ट्रायंगल। अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, देखो ये बी है तो इसकी लेंथ भी बी ही होगी, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये वाली लेंथ भी होगी। ये एंगल थीटा होगा। बताओ थीटा क्यों होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है डेफिनेटली वो क्या होगा, इक्वल होगा। दे मस्ट बी इक्वल, दे मस्ट बी इक्वल। इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, और इसे हम कहते हैं ये जो हमारा एंगल होता है, दो पैरेलल रेस और दो पैरेलल हमारी लाइंस हो गई और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, दिस इज़ व्हाट वी कॉल करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो इसकी लेंथ क्योंकि b है, इसकी लेंथ b है, तो दिस विल बी b cos थीटा, ठीक है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री हमें पता होती है, इसलिए हमने क्या किया है, ये हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो था नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इसको हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो देखो ये हो जाएगा b sin थीटा। अब ये b cos थीटा और b sin थीटा क्यों हो गया, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो ये b है, तो b के थीटा एंगल के साथ वाला होता है cos थीटा, थीटा एंगल के सामने वाला होता है sin थीटा। तो मैंने क्या लिखा है, b sin थीटा b cos थीटा। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मुझे लगता है आपको दिखाई दे रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है
ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, पूरा बेस है। बेस कितना हो गया, बेस विल बी ए प्लस बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, बी साइन थीटा। यू नो व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज, तो हम ऐसा बोलेंगे, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यू नो आर हमें निकालना है, वी आर गोइंग टू फाइंड मैग्नीट्यूड ओनली। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये मैंने परपेंडिकुलर लिया है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ठीक है। फिर हम ये करेंगे a प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने क्या किया, ये बेस था हमारा, ये देखो ये बेस था ट्रायंगल का, यहाँ से लेकर और यहाँ तक बेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक a है और यहाँ से लेकर यहाँ तक b cos थीटा है। तो a प्लस बी कॉस थीटा इज़ बेस, b साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर। अब आप देखो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को यदि हम एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या होगा, देखो अगली स्टेप में मैं लिखता हूँ, आर स्क्वायर होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट, 2ab कॉस थीटा। तो हम इसे बोलेंगे आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमें बहुत जगह यूज़ होता है, ऑलमोस्ट हर जगह हमें यूज़ होगा ये। तो यू नीड टू अप्लाई दिस फार्मूला, भले एंगल कुछ भी क्यों ना हो, मतलब ये थीटा 0 हो तो 0 रख देंगे, 90 हो तो 90 रख देंगे, और 180 हो तो 180 रख देंगे, जो भी एंगल होगा, बस हमें एंगल चाहिए दो वेक्टर्स के बीच में और उन दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात। चलो हम एग्जाम्पल करके देखते हैं, पहले आप इसे पॉज कर लीजिए और पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, मुझे लगता है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं, ये जो हमारा डायग्राम था ठीक है, ये डायग्राम मैं दोबारा ही बना देता हूँ। तो आप देखो, ये जो डायग्राम था हमारा ए बी, ये बी था, ये ए था, इनके बीच में एंगल थीटा था। अब वी आर गोइंग टू फाइंड द एंगल, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये आया था। अब इसका डायरेक्शन क्या होता है, देखो आप लोग नए हो, मतलब बिल्कुल आपके लिए वेक्टर नया है, तो आप लोगों को लगता है डायरेक्शन मतलब क्या। डायरेक्शन मतलब कई तरह से देख सकते हैं। जैसे अभी आपके दिमाग में डायरेक्शन होता है, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो दुनिया में सिर्फ 4 डायरेक्शन नहीं होते, अप भी होता है, डाउन भी होता है, टुवर्ड्स लेफ़्ट होता है, टुवर्ड्स राइट होता है। तो डायरेक्शन हम कई तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट अप डाउन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सब डायरेक्शन। और डायरेक्शन पता लगाने का एक और तरीका होता है एंगल। यदि हमने एक्सिस बनाई है, जैसे कि अब हमारे पास एक वेक्टर है ए और ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये मैं एंगल बना लेता हूँ अल्फ़ा और ये मैं बना लेता हूँ बीटा, क्योंकि ये वेक्टर हमें ऑलरेडी पहले से पता थे। ए वेक्टर हमें पहले से पता था, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी, बी वेक्टर भी हमें पहले से पता था, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी। तो आप देखो ए जो वेक्टर है हमारा, यदि उसकी रिस्पेक्ट में देखें तो ये एंगल अल्फ़ा पर है, इंक्लाइंड है। कौन सा वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर अल्फ़ा एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर बीटा एंगल बना रहा है, किससे, बी से। तो ये भी एक डायरेक्शन है, अल्फ़ा भी एक डायरेक्शन है, बीटा भी एक डायरेक्शन, लेकिन हमें कोई एक देने की ज़रूरत है, या हम अल्फ़ा देंगे या हम बीटा पता लगाएंगे। चलो हम अल्फ़ा पता लगाते हैं। अल्फ़ा पता लगाने के लिए वही मुझे पैरेललोग्राम
सॉरी एक राइट एंगल ट्रायंगल पता लगाना पड़ेगा। ये मैंने पता लगाया, ये बी था, ये थीटा था, जो कि हम कर चुके हैं, तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा, ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल फिर से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में अल्फ़ा पता लगाने का हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे साइन अल्फ़ा ले सकते हैं। तो साइन अल्फ़ा लेंगे तो क्या आएगा, देखो परपेंडिकुलर आएगा और हाइपोटेन्यूज आएगा, थोड़ा लेंदी जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पहले आर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं पता, मुझे आर अभी नहीं पता था, पहले फॉर्मूला लगाकर आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉज में भी ऐसे ही है, कॉज में क्या होगा, बेस, ये देखो ए प्लस बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए प्लस बी बेस हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे वही काम करना पड़ेगा, जैसा कि आप देख रहे हो कि आर पता लगाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा यहाँ क्या है, tan। हाँ, यू कैन पुट एंगल इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, क्योंकि आर ऑलरेडी हम पता लगा ही चुके हैं, बट जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा आसानी से पता लगा सकते हैं tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बुक्स में इसको याद रखने के लिए कहा जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि ये कहीं यूज़ होता है हमारे फिज़िक्स में। ये जस्ट मैंने आपको बताया क्योंकि तरीका पता होना चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यदि ये पूछ लिया, बीटा पूछ लिया, तो क्या करोगे, बीटा पूछ लिए तो आपको यहाँ परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाना पड़ेगा, और आप कैलकुलेट करने लायक तो हो। तो मैं आपको मेथड ज़रूर सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसे याद रखो। हाँ, ज़रूर स्कूल में पूछा जाता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हमसे अल्फ़ा ही पूछा गया हो। लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में कोई भी आप स्कूल की बुक देखोगे, स्कूल में डेरिवेशन देखोगे, तो उसमें यही करवाया जाता है। आप चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन हमारे नीट में ये कभी भी काम नहीं आएगा। हाँ, हमारे नीट में काम आने वाला ये है, इसे आपको ज़रूर याद रखना है। मैं आपको अननेसेसरी चीज़ें याद रखने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं आपको जो बोलता हूँ वो आपको याद ज़रूर रखना है। मैं कम चीज़ें बोलता हूँ याद रखने के लिए, लेकिन वो याद रखना ही पड़ेगा। वो कम चीज़ें मिल मिल के भी बहुत सारी हो जाती हैं, तो वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात, यू शुड रिमेंबर। तो जैसे मैंने बोला आर आपको याद रखना पड़ेगा, तो समझ जाओ ये हमें बहुत काम में आने वाला है, अगले साल भी हमें बहुत बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, तो ये भी और ये भी आप नोट तो कर ही लो, कम से कम पॉज करके आप नोट कर सकते हो। चलो हम अब आगे देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने एक वेक्टर लिया, सपोज़ मैंने एक वेक्टर लिया, सपोज़ 3, और मैंने 4 लिया, एक वेक्टर लिया, और इनके बीच में 90 डिग्री है। ए वेक्टर जो है वो 3, बी वेक्टर जो है वो 4, और मुझे क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड ए प्लस बी, मुझे ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, ध्यान दो, ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, और मुझे ए प्लस बी वेक्टर निकालना है। अब हम ए प्लस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, राइट, समझ आ रही मेरी बात, ए प्लस बी वेक्टर हम निकालेंगे कैसे। ए प्लस बी के लिए वही दोनों वेक्टर टेल के साथ तो बने ही हुए हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, और टेल से हम एक डायगोनल बनाएंगे, तो ये होगा आर। आप देख सकते हो कि आर निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, आर का एक फार्मूला हमारे पास है, क्या है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यदि आपसे वेक्टर एडिशन पूछा है तो। ठीक है, वेक्टर एडिशन पूछा है तो आप देख सकते हो यहाँ पे a जो है वो 3 स्क्वायर है, b जो है वो 4 हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 90। आपको पता है कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो हम लोग यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यू नो व्हाट इज़ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 इट इज़ 25, एंड 25 का रूट कितना होता है 5। वैसे भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ध्यान से देखें तो जब 90 डिग्री बनता है तो हमें ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमेशा ज़ीरो होगा ही, 90 डिग्री ज़ीरो होगा ही। हमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। परपेंडिकुलर मुझे पता है 4, बेस मुझे पता है 3, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ही करना काफ़ी था, और उसका रूट करना काफ़ी था, तो हमें क्या मिल जाता, हाइपोटेन्यूज मिल जाता, दैट इज़ आर। हमें आर यहाँ पे मिल जाता, राइट, ये बात आपको समझ आ रही है, तो आर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो 90 डिग्री के केस में हम ऐसे करेंगे। अब देखो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लो, पॉज करके आप नोट कर लो। ओके, तो आप देखो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि दो वेक्टर का जब एडिशन हम करते हैं
जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ए वेक्टर, मैंने यहाँ पे बनाया दूसरा वेक्टर, ये ए है ये बी है, ये थीटा एंगल अब हम लेस देन 90 डिग्री रख रहे हैं। आप यदि ध्यान से देखो तो लेस देन 90 डिग्री। मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा और मैं यदि इसे बनाता हूँ, आप यदि ध्यान से देखो तो रिजल्टेंट वेक्टर है। यदि मैं थीटा और कम कर देता हूँ, सपोज मैंने थीटा और कम कर दिया, तो एक चीज़ यदि आप नोटिस कर पा रहे होगे तो आप ये नोटिस कर पाओगे कि ए भी लेंथ में वही है, बी भी लेंथ में वही है, लेकिन ये जो आर वेक्टर है इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई है। राइट, ये बात आपको समझ आई। आर वेक्टर की लेंथ जो है बढ़ती जाएगी जैसे जैसे थीटा कम होता जाएगा। चलो हम इसे ज़ीरो कर देते हैं। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये हो गया आर वेक्टर। अब इसे आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके बच्चों, ये पॉज नहीं हो पा रहा है तो हमें कोई दूसरा मुझे मिल नहीं रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल है और मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि जैसे ये ए वेक्टर है, आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो, ये बी है, और यदि आप इसे वुडन मान लेते हो, जैसे इसको आपने वुड का मान लिया, लकड़ी का मान लिया, और ये भी लकड़ी का है, और यहाँ पे हमने दोनों को एक स्क्रू से कंबाइन कर दिया है, दोनों को हमने एक स्क्रू से कंबाइन कर दिया, राइट। तो आप ये देखो, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, ठीक है, मैंने इसे स्क्रू से कंबाइन कर दिया है। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यदि मैं इसे नीचे लेके आऊँगा, इसे यहीं रखता हूँ, तो आप इमेजिन करो कि यदि ये नीचे आता है तो ये कुछ इस ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, ये यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन दोनों, दूसरी चीज़ आप ये नोटिस करो कि जो लेंथ ऑफ द डायगोनल है, ये जो लेंथ है, ये भी एक वुडन हमने बनाया है सपोज़, तो ये जब मैं नीचे लेके आऊँगा, जब मैं इसे नीचे लेके आऊँगा तो इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी। ये और नीचे आएगा तो देखो, आप जैसे देख रहे थे, ये और नीचे आया तो इसकी लेंथ और बढ़ गई, और जब ये भी पूरा यहाँ आ जाएगा तो आर की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ये यदि यहाँ होगा तो इसके आगे जुड़ा हुआ ये जो रेड कलर का वेक्टर है वो मुझे यहाँ से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आप ये देख सकते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा लेंथ जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर की यहाँ पे आएगी, राइट। मुझे लगता है कि बात आप समझ पा रहे होगे। तो सबसे ज़्यादा लेंथ जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर की यहाँ से आएगी, आप देख सकते हो। तो मैक्सिमम लेंथ कब होती है, और हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, देखो फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप इसे देखो, कॉस की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है 1, कॉस 90 ज़ीरो होता है, कॉस 0 1 होता है, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, माइनस भी जाता है बट मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो माइनस हम कंसिडर नहीं करें। तो कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई होता है तो ये क्वांटिटी तो कम ही आएगी। जैसे मान लो 2ab 10 आता है, तो ये मान लो 0.5 आया सपोज़ किसी केस में, तो ये 5 आएगा, ठीक है। तो यदि कॉस थीटा की वैल्यू 1 रखते हैं तभी ये 10 आएगा, है ना, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, तभी ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो 2ab कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तब आ सकती है
जब कॉस थीटा हो 1 के बराबर, और यू नो कॉस थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 0 होगा। हमें पता है कि ये पता होना चाहिए कि कॉस 0 इज़ 1। तो जब कॉस 0 1 होगा तभी ही इसकी वैल्यू जो है 2ab कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आ पाएगी, मैक्सिमम, राइट। समझ आई मेरी बात। तो आप देख सकते हो आर भी तभी मैक्सिमम होगा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 आर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड। थीटा इज इक्वल्स टू 180। आपको पता है कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई होता है -1। अब यदि मैं यहाँ पे -1 रख दूंगा तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा, वो भी सबसे बड़ी वैल्यू माइनस होगी, क्योंकि जब हम माइनस रखेंगे, -1 रखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। और जब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से सबसे बड़ी वैल्यू माइनस करूँगा तो डेफिनेटली आर की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम। तो हमने अभी दो चीज़ें सीखी। एक, जब थीटा 0 होता है, ये लिख लेना आपको, तो आर की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। कितना होता है ये हम अभी कैलकुलेट करेंगे। और जब थीटा जब 180 होता है, पाई होता है, तो उसकी वैल्यू होती है मिनिमम, यानी कि मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। कितनी होगी ये मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, पहले इसे नोट कर लो आप लोग। चलो आप देखो, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वही ये है कि दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं और जब थीटा 0 हो जाता है, यानी कि मैं ऐसे बना देता हूँ, दो वेक्टर्स ये हैं, तो एक वेक्टर मैंने बनाया यहाँ पर a और एक वेक्टर मैंने बनाया b। आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा 0 है, तो उस समय r कितना होगा, r कैलकुलेट हम कर सकते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0। आप सबको पता है कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप मुझे बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मत पूछना कि ये कहाँ से आ गया, ये तो होता ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा a प्लस बी के बराबर। तो ये बच्चों याद ही रखना डायरेक्टली, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उनका एडिशन बहुत ही सिंपल है। उनका एडिशन में क्या होगा, ए आर का मैग्नीट्यूड, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये जब दो लाइन बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आर इज इक्वल्स टू, आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो आप लोगों को इसे नोट कर देना, प्लीज़ नोट कर लो, ठीक है, प्लीज़ आप लोग इसे नोट कर लो। तो ज़रा ओके, मुझे लगता है आप लोगों ने जो है इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरी चीज़ देखते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई, तो एक वेक्टर मैंने ये बनाया a, एक वेक्टर मैंने ये बनाया b, और इनको हमने टेल के साथ बनाया, लेकिन आप देख सकते हो इनके बीच में एंगल कितना है, पाई के बराबर। चलो अब हम एक काम करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 या पाई रख सकते हैं। कॉस पाई होता है -1, जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आप देख सकते हो -2ab, क्योंकि कॉस पाई होता है -1। ये हो जाएगा बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसे हम लोग बोलेंगे a माइनस बी के बराबर। दिस विल बी a माइनस बी, ठीक है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो दिस विल बी a माइनस बी, ये a माइनस बी के बराबर हो जाएगा। प्लीज़ आप इसे नोट कर लो। एंड दिस वैल्यू इज़ मिनिमम। तो हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू होती है a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू होती है a माइनस बी। और ये भी कब, जब वेक्टर एडिशन हम कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन में ऐसा होता है, ठीक है। वेक्टर एडिशन में ऐसा होता है, एक होगा a प्लस बी और एक होगा a माइनस बी, राइट। समझ आ गई मेरी बात। चलो, मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ऑब्जर्वेशन a b, थीटा a b,
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम होता है तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, राइट। अब जैसे 10 है ए और बी है 5, व्हेन थीटा इज एक्यूट, जब थीटा एक्यूट एंगल होता है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसे हम आर वेक्टर भी कहते हैं, तो आर का मैग्नीट्यूड इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऊपर हम एरो ना लगाएं, और एरो लगाएंगे तो दोनों तरफ हम डंडी लगा दें, दो लाइन लगा दें, इसे हम बोलते हैं आर का मैग्नीट्यूड। तो आर का मैग्नीट्यूड जो होता है, जो हमें मिलेगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर होती है 10 + 5 15, लेकिन यह हमें 15 से कम मिलेगा। थीटा हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, थीटा हम बढ़ाते जाएंगे, ये 15 से कम होता जाएगा, आर की वैल्यू कम होती जाएगी। तो मैक्सिमम कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 0, और मिनिमम कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 15। तो वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो आप देखो अभी वैल्यू जो होगी थीटा एक्यूट एंगल पर, वो वैल्यू कुछ होगी, लेकिन वो 15 से कम होगी, गारंटी है, होगी लेकिन 15 से कम होगी। 90 डिग्री हो गया थीटा, अभी यहाँ 45 मान लो या 90 मान लो, तो कब कम होगा, ए प्लस बी। वी आर वेरी श्योर कि 90 डिग्री में 45 से कम वैल्यू होगी। और यदि और एंगल हम बढ़ा देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कर देते हैं, तो वी आर वेरी वेरी श्योर कि यहाँ पर वैल्यू जो है और कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं तो ए प्लस बी की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर ए प्लस बी मैक्सिमम होगा 15, ए प्लस बी मिनिमम होगा 10 - 5, इसको माइनस कर देंगे तो देखो मिनिमम वैल्यू 5 है, मैक्सिमम वैल्यू 15 है। तो किसी भी दो वेक्टर का सम कभी भी 15 और 5 यानी ए प्लस बी मैक्सिमम मिनिमम के बीच में ही होगा, एल्जेब्रिक सम और एल्जेब्रिक डिफरेंस के बीच में होगा। हम यहाँ माइनस ज़रूर कर रहे हैं, 10 - 5 ज़रूर कर रहे हैं, बट ये है वेक्टर एडिशन। कई लोगों को लगता है अरे यार यहाँ तो हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमारा आया, हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे देखो हमने कैलकुलेट किया तो हमने वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, लेकिन अल्टीमेटली आई ए माइनस बी। इट डज नॉट मीन कि ये सब्सट्रैक्शन है, इसका मतलब ये एडिशन ही है। समझ आ रही बात। तो ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, इससे कम नहीं हो सकता। कई क्वेश्चन बनते हैं कि इससे ज़्यादा होगा क्या, नहीं होगा। कई क्वेश्चन बनते हैं इससे कम होगा क्या, नहीं होगा। जो भी वैल्यू होगी वो इसके बीच में होगी, हम ऐसे चेक कर सकते हैं, राइट। और 90 डिग्री के केस में कितना होगा, 90 डिग्री के केस में इतना होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 90 डिग्री के केस में होगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। आपको पता है 10 स्क्वायर 100 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, तो ये आ जाएगा 125 का रूट। तो वी आर वेरी श्योर कि यहाँ आएगा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा 125, यहाँ गारंटी 125 से कम आएगा क्योंकि हमने और एंगल बढ़ा दिया है, और यहाँ पे गारंटी है कि वो 125 से ज़्यादा ही आएगा 90 डिग्री जब केस होता है, ठीक है। तो ये ऑब्ज़र्व करने वाली बात है। तो एडिशन में हमने ये चीज़ पढ़ी, इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। और कोई भी दो वेक्टर हो, आपको कभी भी चिंता मत करो, कोई भी केस हो, कोई भी आपके सामने यदि क्वेश्चन आया है जो आगे चल के आएंगे, हमेशा आपको दो वेक्टर यदि दिए हैं तो ऑलवेज ड्रॉ वेक्टर्स बाय देयर टेल, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात। चलो इसे नोट कर लो। अब हम अगला पढ़ते हैं, अगली चीज़ पढ़ते हैं बच्चों। अगली चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, पॉलीगन लॉ मैं आपको बताता हूँ। पॉलीगन लॉ जो होता है, इट इज़ यूज फॉर एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स, 2 की जगह 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए। तो आपको जैसे वेक्टर दिए गए हैं, जैसे एक वेक्टर ऐसा दिया गया है, एक वेक्टर यहाँ दिया गया है, एक वेक्टर यहाँ दिया गया है, एक वेक्टर यहाँ दिया गया है, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। वी नीड टू फाइंड, मुझे ऐसा कुछ फाइंड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, मुझे ये सब फाइंड करना है, राइट। ये बात आपको क्लियर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक वेक्टर आप ऐसा बेस बना लो, कोई भी ए बना लो, बी बना लो, सी बना लो। चलो हम ए बनाते हैं, अब ए से स्टार्ट किया है तो ए बना लेते हैं। मैंने ये बनाया ए, या मैं आपको खींच के बता देता हूँ, ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो ये जो ए वेक्टर है मैं इसे यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ मैं लेके आ गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ये मैं लेके आ गया, ए वेक्टर मैं यहाँ पे लेके आ गया। अब
ए वेक्टर के बाद मुझे बी वेक्टर लगाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ और बी वेक्टर को मैं ओके बी वेक्टर नहीं आ रहा, मैं दोबारा बना लेता हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये मैंने बनाया ए वेक्टर, सपोज ये मैंने ए बनाया, दिस इज़ ए वेक्टर, और ये वाला वेक्टर मैंने बनाया यहाँ पे बी वेक्टर। फिर मैंने यहाँ बनाया सी वेक्टर, ठीक है। अभी 3 वेक्टर लेके बनाते हैं, तो थोड़ा शुरुआत है तो पहले 3 वेक्टर लेके बनाते हैं, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये ए वेक्टर को यहाँ पे लाके मैंने रख दिया, ठीक है। फिर बी रखना है जैसे मुझे, तो बी को मैं क्या करूँगा, बी को इसके, हम इस मेथड में क्या करते हैं, सबको टेल के साथ नहीं बनाते, हम इस मेथड में क्या करते हैं, एक पहला वेक्टर जो मैंने लिया उसके हेड से दूसरे वाले के टेल को जोड़ते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे टेल से जोड़ा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि सी वेक्टर को लेके जाता हूँ, तो देखो ये सब आ गए, ये मैं सी वेक्टर को लेके गया और मैंने यहाँ पर इसे जोड़ दिया, है ना। बहुत एक्यूरेटली तो नहीं जोड़ा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जोड़ गया, ऐसा करना है, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात, ऐसा हमें करना। अब रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्टेंट, अब क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा, पहले वेक्टर की टेल से लेकर आखिरी वेक्टर के हेड तक हमें जाना है, तो ये वाला वेक्टर होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। पहले वेक्टर की टेल से लेकर आखिरी वाले के टेल तक जाना है। इस मेथड में कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है और ये सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चंस में ही यूज़ होता है, तो इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं। सबसे 99% मैंने आपको बताया पैरेललोग्राम लॉ यूज़ होगा, तो इस मेथड, ये मेथड सिर्फ लॉजिकली यूज़ होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ अभी क्वेश्चंस होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, तो लॉजिकल ही यूज़ होता है ये। समझ आ गई मेरी बात। तो आप इसको देखो क्या होगा, मैं इसको, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसे देख लो ध्यान से, इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन जो होगा एरो से हमें पता चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे दोबारा सॉल्व करेंगे और मैं वापस वेक्टर्स को अपनी पोजीशन की तरफ पहुंचा देता हूं, ठीक है। मुझे लगता है ये सब अपनी पोजीशन के तरफ। अब हम जब कॉपी में सॉल्व करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे खिसका दिया, ये तो सॉफ्टवेयर था तो खिसक गए, इससे आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें एक बार ऐसे बनाना पड़ता है, जैसे मैंने ये बनाया ए, ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर। अब मैं क्या करूँगा, बी वेक्टर के पैरेलल यहाँ से टेल से इसके हेड से बनाना स्टार्ट करूँगा, तो बी वेक्टर के पैरेलल मैंने ऐसे बनाना स्टार्ट किया, ये हो गया बी, राइट। समझ आ गई बात। फिर हम क्या करेंगे, सी वेक्टर के पैरेलल, अब देखो सी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सी वेक्टर यहाँ कहीं था, तो ये बना दिया मैंने सी वेक्टर। तो आप देख सकते हो ये वाला वेक्टर जो है सी वेक्टर मैंने यहाँ बनाया इसके पैरेलल, बी वेक्टर इसके पैरेलल बनाया, ए वेक्टर इसके पैरेलल बनाया। तो अब हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। समझ आ गई बात। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप बोलोगे सर आपने इसका मैग्नीट्यूड नहीं बताया, तो बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला, इसका जब यूज़ होगा तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको बताऊंगा बहुत ही जल्दी यूज़, अभी बस आप इतना देख लो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, तो एडिशन में हमने देखा पॉलीगन लॉ, और पॉलीगन लॉ में हम करते क्या हैं, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को हम ज्वाइन करते हैं, दूसरे वेक्टर के हेड से फिर तीसरे वेक्टर की टेल को हम ज्वाइन करते हैं, सो ऑन जितने भी वेक्टर हों। और रिजल्टेंट क्या होता है, पहले वेक्टर की टेल से हमें, हिंदी में आप लिख सकते हो, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक हमें ज्वाइन करना पड़ता है। तो ऐसे कितने भी वेक्टर हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें इसकी लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। अब इसका एक हम एक इम्पॉर्टेंट वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रिज़ल्ट जो है, यदि एक वेक्टर हमें दिया है ए, ये दिया है हमें बी, ये दिया है हमें सी, ये दिया है हमें डी और ये दिया है हमें ई, तो आप देख सकते हो यहाँ क्या हो रहा है, सारे वेक्टर्स जब हमने ड्रॉ किए तो कुछ ऐसी कंडीशन बन रही कि पहले वेक्टर का टेल से आखिरी वेक्टर का हेड ज्वाइन हो रहा है। और यदि जो मुझे रिजल्टेंट निकालना होगा तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं,
पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक जाना होता है, तो आप यहाँ से यहीं तक ही जाओगे तो आपको रिजल्टेंट तो ज़ीरो मिलेगा ना। इसकी टेल से इसी के हेड तक जाना है, ए की टेल से ई के हेड तक जाना है, तो वो तो यही पॉइंट है, तो इसलिए हमें आर क्या मिलेगा यहाँ पर, ज़ीरो। तो यदि हम कितने भी वेक्टर्स बनाएं, यदि पहले वाले के हेड से आखिरी वाले वेक्टर का टेल ज्वाइन हो रहा है, तो वी आर वेरी श्योर कि उस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वेक्टर सम ज़ीरो मिलेगा। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो उस समय हमें वेक्टर सम ज़ीरो मिलेगा, राइट। ये बात आपको क्लियर है। तो पहले वाले के हेड से टेल से आखिरी वेक्टर के टेल को ज्वाइन करें, और यदि सभी वेक्टर्स ऐसे हम बन गए हैं कि पहले वाले का टेल आखिरी वाले के हेड से ज्वाइन हो रहा है, जैसा कि इस केस में हो रहा है, तो वी आर वेरी श्योर कि यहाँ पे जो है वेक्टर सम इसका ज़ीरो होगा। ये हमें कई जगह यूज़ होता है, ठीक है। चलो, तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास जो है वो 10 kg है, और इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं। सबसे पहले एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर, और ये है 20 न्यूटन का। एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ये है F1। एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर F2। मज़ेदार बात यह है कि हमें F1 भी नहीं मालूम और F2 भी नहीं मालूम, और बस ये वो हमसे बोल रहा है कि द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में, वो हमसे बोल रहा है कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में। सो बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में, यानी कि F1 F2 और ये जो 20 न्यूटन आपको दिखाई दे रहा है, तो बॉडी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। तो आप देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है, या 90 डिग्री का एंगल ना भी हो, हमें दिया नहीं है तो हम लेंगे भी नहीं, ठीक है। तो अब वो हमसे क्वेश्चन ये बोलता है, अभी तो उसने बोला द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, नाउ क्वेश्चन ये है, नाउ 20 न्यूटन फोर्स is withdrawn, 20 Newton force is withdrawn, what will be the acceleration। तो मैंने आपसे बोला था कुछ वेक्टर्स के क्वेश्चन हैं लेंथ के, मैं बताऊंगा आपको वेक्टर में। तो एक यहाँ पे एडिशन वाला आ गया हिसाब किताब, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो बोलता है ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में का मतलब क्या है कि नेट फोर्स ज़ीरो होना, एक्सेलेरेशन ज़ीरो होना, ये हम लोग ने पढ़ा था। तो यदि हम इसे ऐसे लिखें, F1 एक वेक्टर है, F2 एक वेक्टर है, 20 न्यूटन एक वेक्टर है, और इन तीनों का वेक्टर सम ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि ऐसा उसने हमसे बोला, F प्लस F प्लस F नहीं आएगा, F1 प्लस F2 आएगा, F1 प्लस F2 प्लस 20 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये दिया है इक्विलिब्रियम, मतलब इन तीनों का वेक्टर सम। अब देखो वेक्टर सम हो रहा है F1 प्लस F2 प्लस F3। इसका मतलब ये नहीं है कि F1 प्लस F2 माइनस 20 होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड कितना होगा, माइनस 20 होगा, वो हम देखना चाहते हैं। अभी आप देखो वेक्टर सम इनका ज़ीरो है, एल्जेब्रिक सम ज़ीरो नहीं, एल्जेब्रा नहीं लगा रहे यहाँ पे। देखो इनका वेक्टर सम जीरो है, F1 प्लस F2 प्लस 20 इज इक्वल टू, तीन फोर्सेस थी इक्विलिब्रियम में बोला है, तो हमने तीनों का वेक्टर सम ज़ीरो कर दिया। अब चेक करते हैं, F1 प्लस F2 ये भी वेक्टर सम ही है, ये आएगा -20 के बराबर। अब इसका मीनिंग समझो, ये बताता है कि F1 और F2 का वेक्टर सम, F1 और F2 का वेक्टर सम, ये देखो एरो लगाए ना ऊपर, वेक्टर सम, एल्जेब्रिक सम नहीं बोल रहा हूँ मैं, वेक्टर सम। F1 प्लस F2 का वेक्टर सम -20 आएगा। अब इस -20 का मतलब भी समझो, 20 बताता है कि मैग्नीट्यूड इन दोनों के वेक्टर सम का 20 ही होगा, माइनस बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन किसके अपोजिट होगा? जो 20 न्यूटन का डायरेक्शन है, माइनस मतलब होता है जस्ट अपोजिट, जो 20 न्यूटन का डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इन दोनों का होगा। तो चलो पहले तो मैं F1 प्लस F2 बना लेता हूँ। तो F1 और F2 वेक्टर को देखते हैं। मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ इन दोनों का वेक्टर सम निकाल रहा हूँ। और ये दोनों वेक्टर जो हैं वो पहले से कैसे हैं? दे आर ऑलरेडी ज्वाइन बाय टेल्स, बाय देयर टेल्स, पहले ही वो टेल के द्वारा ज्वाइन किए गए हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। तो F1 और F2 दोनों जो हैं वो टेल से हमने ज्वाइन किया है। तो अब मुझे ये बताओ
कि इनका वेक्टर सम तो ये आएगा, दिस इज द वेक्टर सम, राइट, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स, आर बोल देते। लेकिन ये हमें बता रहा है, या मैथमेटिक्स हमें बता रहा है कि इनका जो वेक्टर सम होगा, जिसे हम आर भी बोल रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड 20 होगा, यानी उसके वेक्टर की लेंथ 20 होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो देखो यहाँ एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन तो नहीं आ रहा, लेकिन एग्जैक्टली इसके अपोजिट ही इसे होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत अच्छे से डायग्राम नहीं बनाया इसलिए नहीं आ पा रहा है, लेकिन आप यदि ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट अपोजिट है। तो आर 20 के एग्जैक्ट अपोजिट होना चाहिए और आर की लेंथ इसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो डायग्राम हमारा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन टेक्निकली ऐसा होना चाहिए और हमें ये मानना भी पड़ेगा। तो आर का मैग्नीट्यूड कितना है मुझे बताओ, 20 रिजल्टेंट, यानी ये क्या है बताओ, F1 प्लस F2 का मॉड। इस तरह से हम लोग बोलते हैं इन दोनों का वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 20 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा ये। यानी कि जब मैं इस वाले वेक्टर को हटा दूंगा, 20 न्यूटन को मैं हटा दूंगा, क्योंकि उसने बोला ना हमसे क्वेश्चन में, ना 20 न्यूटन फोर्स इज विदड्रॉन, जब मैं हटा दूंगा तो डेफिनेटली एक नेट फोर्स आएगी और वो आर के बराबर होगी। वो आर किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में उसके अपोजिट होगा, यानी 20 न्यूटन। तो व्हाट इज एफ नेट, मुझे बताओ व्हाट इज एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। So what is acceleration, F net divided by mass, what is F net, 20 Newton, what is mass, it is 10 kg। तो आंसर मुझे बताओ कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन देखो, जो डायरेक्शन नेट फोर्स का है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी होगा। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी दिस, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा वो ये होगा। मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी। तो R इज़ द डायरेक्शन, ये जो है, यानी हम क्वेश्चन में जवाब क्या देंगे, acceleration of the object will be 2 meter per second square, acceleration of the object will be 2 meter per second square and direction will be opposite to 20 Newton। जो 20 न्यूटन का डायरेक्शन था उसके अपोजिट। समझ आ रही मेरी बात? तो प्लीज़ बच्चों आप लोग इसे नोट कर लो और देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं इसे हम बोलते हैं मिसिंग वेक्टर का कंसेप्ट, राइट। यानी जो वेक्टर हमने गायब कर दिया, हटा दिया, कौन सा न्यूटन, कितना न्यूटन हमने हटाया था, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन क्या होगा, मिसिंग वेक्टर। तो रिजल्टेंट हमेशा मिसिंग वेक्टर के अपोजिट होता है यदि पहले से इक्विलिब्रियम हो तो, जैसा कि हमने यहाँ से देखा, दिस इज द मिसिंग वेक्टर, सॉरी 20 इज़ द मिसिंग वेक्टर जो हमने हटा दिया है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा क्या होता है, मिसिंग वेक्टर के अपोजिट। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है? तो इसे प्लीज़ नोट कर लो आप लोग। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, F1 F2 F3 F4 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 kg है। सबसे पहले द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, the object is in equilibrium. Now 100 Newton force is withdrawn. Now 100 Newton force is withdrawn. Calculate the acceleration of object. आपको ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ आई बात? नाउ प्लीज़ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसे पॉज करो और पॉज करने के बाद आप इसे जो है वो नोट करो, ज़रा सॉल्व करो। ओके, मुझे लगता है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था मिसिंग वेक्टर किसे हम हटा रहे हैं, क्या पहले से इक्विलिब्रियम में है, हाँ बोला था ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो आप देखो मिसिंग वेक्टर कौन सा है, मिसिंग वेक्टर है हमारा 100, इसे हम हटा दें, इसे हम हटा देते हैं 100। तो बाकी बचे हुए वेक्टर्स का सम किधर होता है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 क्या होगा, मिसिंग वेक्टर के अपोजिट। तो मिसिंग वेक्टर को मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, यह अब हमने गायब कर दिया, हटा दिया, विड्रॉ कर लिया है। तो मिसिंग वेक्टर के अपोजिट आप देख सकते हो, तो ये कितना होगा, R वेक्टर होगा और ये मैग्नीट्यूड में कितना होगा, 100 न्यूटन के बराबर। ये R किसके बराबर है, देखो मैं आपको बताता हूँ, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0 था ना। उसने बोला था हमसे कि वेक्टर सम 0 है, 100 न्यूटन है। तो अगली स्टेप में हम देखेंगे F1 प्लस F2
प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल्स टू -100। -100 ये हमें बताता है और ये रिजल्टेंट भी है, ये रिजल्टेंट वेक्टर भी है, दिस इज R ऑल्सो। तो R मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ये वेक्टर सम है, ये हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे हम चारों वेक्टर का सम। और ये हमें बता रहा है कि ये जो मिसिंग वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड में बराबर होगा और डायरेक्शन में उसके अपोजिट होगा। माइनस साइन हमें बताता डायरेक्शन में उसके अपोजिट होगा। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आई होगी, राइट? ये बात आपको क्लियर है। तो आप देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि एफ नेट विल बी R एंड इट इज़ इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एफ नेट डिवाइडेड बाय मास। व्हाट इज़ एफ नेट? इट इज़ 100 डिवाइडेड बाय मास, मास इज़ 10 kg। तो व्हाट इज़ द आंसर? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द डायरेक्शन? द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट टू 100 न्यूटन। जो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, हमें बाकी कोई फोर्स नहीं पता और हमें चाहिए भी नहीं है। हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम हो। यदि इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे हम ज़ीरो नहीं कर पाएंगे। आप देखो ये जो हम ज़ीरो कर पा रहे हैं वो हम ज़ीरो नहीं कर पाएंगे, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। समझ आ रही मेरी बात? तो इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम हो और तभी हम मिसिंग वेक्टर का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इसे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके दिमाग में फिट हो चुका है। मिसिंग वेक्टर आप लगा दो, जो हटाया है उसको डॉटेड बना दो और बाकी बचे हुए वेक्टर्स का सम क्या होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 मिसिंग वेक्टर के अपोजिट होगा, डायरेक्शन में उसके अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड में उसके बराबर होगा। बस ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है? समझ आ गई मेरी बात? तो बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान दो, ठीक है? तो बच्चों इसे पॉज करके ज़रा नोट कर लो। ओके, मुझे लगता है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नहीं, अब हम अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट? एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम मेथड, हमने पढ़ा वेक्टर एडिशन बाय पॉलीगन मेथड, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ के मैंने दो एग्जांपल बताया। मेनली या तो मिसिंग वेक्टर काम में आता है, बाकी ज़ीरो वाला कंसेप्ट काम में आता है और वो भी 12th में जाके। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ मेथड आपको याद रखना है। और अभी हम जब क्वेश्चंस करते जाएंगे तो वेक्टर हम अप्लाई करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इसके क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे काइनेमेटिक्स में ज़्यादा लगेंगे। फॉर्चुनेटली बोले, अनफॉर्चुनेटली बोलो। अनफॉर्चुनेटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा अभी उसे स्टार्ट करने में, तब तक आप में से कई लोग भूल जाओगे। और फॉर्चुनेटली मतलब वो अगला टॉपिक ही है, तो इसलिए हमें उसे पढ़ना ही है, उसमें वेक्टर्स का एक्सेसिव यूज़ होता है, ठीक है? चलो, तो अब हम पढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स यानी दो वेक्टर्स को माइनस करना। दो वेक्टर को माइनस करना हम सीखेंगे। मल्टीपल वेक्टर्स को माइनस करना हमें नहीं आता है और हमसे पूछा नहीं जाता है, इसलिए दो वेक्टर को। मैंने आपसे जो कहा था बच्चों, आप दो वेक्टर को हमेशा टेल के साथ ज्वाइन करेंगे, भले उसमें एडिशन की ज़रूरत पड़ रही हो या सब्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ रही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमेशा टेल के साथ ज्वाइन करेंगे और जब भी दो वेक्टर को टेल के साथ हम ज्वाइन करते हैं तो उस कंडीशन में जो उनके बीच का एंगल होता है उसे हम लोग बोलते हैं थीटा, ठीक है? समझ आ गई बात? तो उस कंडीशन में जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं थीटा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। तो आप देखो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अभी एडिशन में हमने पैरेललोग्राम बनाया था, लेकिन एडिशन में हमें पैरेललोग्राम बनाया ज़रूर था, यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम बनाने की ज़रूरत। मैं बिल्कुल एप्लीकेटिव आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मेरे हिसाब से चलना है। हमसे पूछा गया है आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर a माइनस बी। ध्यान दो, b माइनस ए है या a माइनस बी है, ध्यान से देखना। किसके आगे माइनस साइन लगा है? b के आगे माइनस साइन लगा है, तो b पे जाके खड़े हो जाओ। इसके हेड पे जाके खड़े होना है। b के हेड पे जाके खड़े हो गए, b के हेड पे जाके खड़े हो गए और उससे उल्टा आना है, a के हेड तक जाना है। यानी कहाँ से कहाँ तक जाना है? जिसके आगे माइनस लगा है उसके हेड से सामने वाले के हेड तक, a के हेड तक, ऐसा ऐसा चलना है यूँ। यानी कि यह हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, फ्रॉम द हेड ऑफ नेगेटिव वेक्टर जिसके आगे माइनस साइन लगा है टू द हेड ऑफ पॉजिटिव वेक्टर जिसके आगे पॉजिटिव साइन लगा है। हालांकि दोनों पॉजिटिव वेक्टर्स हैं, लेकिन जिसके आगे माइनस लगा है उसके हेड से
उसके हेड तक जाना है जिसके आगे प्लस लगा हुआ है। समझ आ रही मेरी बात? तो ये वाला वेक्टर हमारा कहलाएगा a माइनस बी वेक्टर, या हम इसे कहेंगे r वेक्टर भी। तो ये देखो इसका डायरेक्शन ऐसा है, उसका मैग्नीट्यूड ऐसा है। डायरेक्शन की चिंता मत करो, वो क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से देखें। तो ये एक पैरेललोग्राम ही है। यदि आप बहुत ध्यान से देखो, यदि मैं इसे एक्सटेंड कर देता, यहाँ से देखो ऐसे एक्सटेंड कर देता, यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर देता, तो पैरेललोग्राम ही बनता। तो ये पैरेललोग्राम का ये छोटा वाला डायगोनल है। बड़ा वाला डायगोनल क्या कहलाता है? बड़ा वाला डायगोनल कहलाता है a प्लस बी, लेकिन छोटा वाला डायगोनल क्या कहलाएगा? छोटा और बड़े से मतलब नहीं है, जो दोनों की टेल से डायग्राम हम बनाते हैं, डायगोनल हम बनाते हैं, वो होता है a प्लस बी। और जो सेकंड डायगोनल होता है जो दोनों के हेड से बनता है, वो होता है a माइनस बी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब r आप डायरेक्टली याद रखो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसके डेरिवेशन में मैं आपको बता देता हूँ, डेरिवेशन भी बता देता हूँ, लेकिन आप अभी इसे नोट कर लो और याद रख लो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, ये एंगल थीटा है। आप इसे पॉज करके नोट कर लो तो मैं आपको डेरिवेशन बताऊँ। अब देखो डेरिवेशन कैसे होता है इसका। डेरिवेशन ऐसे होता है जैसे कि मैंने ये बनाया a वेक्टर सपोज, ये मैंने बनाया b वेक्टर सपोज, तो ये मैं बना रहा हूँ उल्टा माइनस बी। अब आप समझ सकते हो माइनस बी का मतलब क्या है? अ वेक्टर विच इज़ अपोजिट टू बी वेक्टर बट इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन मैग्नीट्यूड में उसके बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है। ये एंगल थीटा हमें दिया हुआ है, तो दिस एंगल शुड बी 180 माइनस थीटा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। और यदि मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाता हूँ, ये पैरेललोग्राम बनाता हूँ, तो ये वाला जो वेक्टर है टेल से जो हमने बनाया, अब देखो टेल से जब दो वेक्टर को टेल से बनाते तो वी आर कैलकुलेटिंग a प्लस माइनस बी। यदि आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। a और माइनस बी को हम ऐड करें, इन दोनों को। यदि हम इन दोनों को ऐड करते तो यहाँ कहीं वेक्टर बनाते वो a प्लस बी होता, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी, यानी कि हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, a वेक्टर और एक माइनस बी वेक्टर। तो दिस विल बी द r। ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो बच्चों ये सब मैग्नीट्यूड है, भले ये माइनस बी ज़रूर है, लेकिन मुझे इसका मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ b रखना पड़ेगा, रिमेंबर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a, b स्क्वायर, भले ये माइनस बी है, लेकिन इसका जैसे -10 होता, लेकिन मैग्नीट्यूड तो हम 10 ही रखते, और -10 रखते भी, -10 रखना नहीं है पहली बात तो ये +10 ही रखना, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो, +2a मैग्नीट्यूड है, b मैग्नीट्यूड है, कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा। बच्चों आप पिछली वाली क्लास में आपको जाना पड़ेगा, मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है। कॉस 180 है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन आगे माइनस लग जाएगा क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पेरेंट जो है साइन वो प्लस होता है, लेकिन कॉस जो है वो नेगेटिव होगा। आप पिछली वाली क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करो और देखो कि दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। माइनस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा आएगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है मेरी बात? इसे प्लीज़ नोट कर लो और इसे याद भी रखो, ये बहुत ही काम का है। ये मतलब 12th के आखिरी जो टॉपिक होगा ना, वहाँ तक हमें काम में आने वाला है। वेक्टर हमें आखिरी टॉपिक तक काम में आने वाला है। और वेक्टर देखो, मैथ्स, बेसिक मैथ्स पढ़ने की दिक्कत क्या है? शुरू में पढ़ाना शुरू में पढ़ता ही है, सब कुछ एक साथ पढ़ें ताकि कुछ तो दिमाग में रहे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टॉपिक्स हम बाद में पढ़ते हैं। अब यूज़ कब होगा वेक्टर का? प्रॉपर यूज़ वेक्टर का फर्स्ट चैप्टर में तो होगा, काइनेमेटिक्स में होगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा।
वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ होगा, डॉट प्रोडक्ट का भी यूज़ होगा वर्क एनर्जी में जाके 6th टॉपिक। तो तब तक इतना गैप हो जाता है कि लोग भूल जाते हैं। थोड़ा बहुत रहता है दिमाग में, हाँ डॉट तो था, डॉट लगाते थे, क्रॉस लगाते थे, बस इतना ही रहता है दिमाग में, और कुछ तो रहता है नहीं, तो दोबारा पढ़ाना पड़ता है। तो बेसिक मैथ्स हमें 2 बार पढ़ना पड़ता है। पहली बार इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि दिमाग में एक साथ रहे चीज़ें दिमाग में, ठीक है। और जब यूज़ होगा तब भी मैं बताऊँगा, लेकिन अभी जितना कोशिश हो सके ये सब फॉर्मूले आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, और काफ़ी कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रह भी जाती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही 6 महीने बाद बिल्कुल खाली हो जाओगे। क्रॉस प्रोडक्ट सबसे मतलब 7 टॉपिक में लगेगा रोटेशनल मोशन में पहली बार। तब तक हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे ही नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे अपन। अभी करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, लेकिन उसका कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। बस मैथमेटिकल क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, एप्लीकेटिव क्वेश्चन कोई नहीं हो पाएगा। फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन क्या है ये आपको समझ भी नहीं आ पाएगा। मुझे लगता है बात आपको समझ में आ रही होगी जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये बच्चों आप इसे याद कर लो, दिस इज़ सब्सट्रैक्शन, ठीक है। यूज़ कहाँ होगा ये तो तभी पता चलेगा। ये फिज़िक्स के एप्लीकेशन हमें सीखनी है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तो बहुत ही कम आता है। फिर भी एक बार वेक्टर हम और पढ़ेंगे, अभी इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमारा पूरा ध्यान जो है वो एप्लीकेटिव फिज़िक्स पढ़ने में, मतलब फ़िज़िक्स के लिए जो मैथ्स है वो हम पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए मैथ्स पढ़ना, थोड़ा बहुत वेक्टर में वो भी पढ़ाऊँगा आपको, उसकी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पैकेज में दिए हुए। तो अभी पैकेज के क्वेश्चंस आपसे तो नहीं बन पाएंगे। अभी जितना वेक्टर में पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, क्योंकि अगली क्लास में हम ग्राफ पढ़ेंगे, और ग्राफ के तुरंत बाद हम 1D 2D स्टार्ट कर देंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। तो इसलिए बच्चों आप वेक्टर उतना ही पढ़ो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपसे जितने बन जाएं पैकेज के कर लो। डिप्रेशन में मत चले जाना है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ अभी बनेंगे नहीं, क्योंकि वैसा हमने अभी नहीं पढ़ा है, जैसा पैकेज में दिया है वैसा हमने अभी नहीं पढ़ा है। हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं वेक्टर्स का, क्योंकि हमें इतना ही काम में आता है। एप्लीकेटिव जो पैकेज में दिए हैं वो प्रॉपर मैथ्स वाले क्वेश्चंस हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? एक क्लास उसकी भी रखेंगे, लेकिन वो बाद में 1-2 महीने बाद हम रखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसको नोट कर लो। आगे हम देखते हैं। देखो बच्चों, सब्सट्रैक्शन हमने पढ़ लिया, एडिशन हमने पढ़ लिया, हमने सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया। सब्सट्रैक्शन का ऐसा कोई मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं बताया। हाँ, एडिशन के मैं आपको एक कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स देता हूँ जो कई बार हमें काम में आते हैं। जैसे ए वेक्टर है सपोज़, और एक और वेक्टर है ए वेक्टर है, मतलब ये 2 वेक्टर इक्वल तो नहीं है, क्योंकि इक्वल वेक्टर तब कहलाते हैं जब उनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, लेकिन ये डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। अभी एक यूनिक और स्पेशल केस बता रहा हूँ। दिस इज़ 120 डिग्री, दिस इज़ 120 डिग्री, राइट। अब यदि मैं इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, और ये जो है पैरेललोग्राम यानी कि ये क्या हो जाएगा, आर रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा आएगा। चलो हम देखते हैं एडिशन में। ए स्क्वायर बी भी ए ही है, आप यदि ध्यान से देखो तो ये भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस 2aa कॉस ऑफ 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री तो आप डायरेक्टली याद रख लो, कॉस 2π/3 120 होता है, या 120 इट इज़ -1/2। तो आप डायरेक्टली याद रख लो ये -1/2 होता है, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है, इसलिए आपको ये याद रखना है, इट इज़ -1/2। ये मैंने लिखा। तो आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ गया ए। तो एक यूनिक केस होता है जब 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हम ऐड करते हैं, और जब उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड भी वही ही आता है। यानी 2 वेक्टर का सम हमें यहाँ पर ए ही मिलेगा, ए और ए का वेक्टर सम भी ए ही मिलेगा। तो 10 और 10 का वेक्टर सम भी 10 मिलेगा, प्रोवाइडेड उनके बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री हो। अब हम सब्सट्रैक्शन में कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। a माइनस बी मुझे कैलकुलेट करना है। मान लो 10 और 5 जो मैंने एडिशन में लिया था
वही मैं यहाँ भी ले रहा हूँ 10 और 5, 10 ले लिया 5 ले लिया, ए 10 है बी 5 है। अब मैं थीटा लेता हूँ, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, आर निकालते हैं थीटा 0 पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0। कॉस 0 कितना होता है 1, तो आर जो है वो सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो यहाँ माइनस रहता है, एडिशन में प्लस रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट किया था, ये माइनस था, ठीक है 2ab, और एडिशन में प्लस। तो थीटा दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आप देखो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a माइनस बी। तो सब्सट्रैक्शन में r इज इक्वल्स टू a माइनस बी इज इक्वल्स टू मिनिमम, जो क्या आएगा 10 माइनस 5 विच इज़ 5 विच इज़ मिनिमम। ध्यान दो एडिशन में उल्टा हो रहा था, चलो हम एडिशन का निकाल के देखते हैं। एडिशन में आप यदि ध्यान से देखो जब थीटा 0 था, जब थीटा 0 था तो a प्लस बी आया था, आर ए प्लस बी आया था, आया था कि नहीं, आर ए प्लस बी आया था। और मिनिमम कब था, जब थीटा पाई था, जब थीटा पाई था तब मिनिमम था। लेकिन सब्सट्रैक्शन में उल्टा, ये ध्यान रखना है, सब्सट्रैक्शन में उल्टा होगा। क्या होगा, मिनिमम तब होगा जब थीटा 0, थीटा 0 पे एडिशन में मैक्सिमम था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये मिनिमम हो जाएगा। चलो हम थीटा इज इक्वल टू पाई लेते हैं, कॉस पाई क्या होता है -1, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ पाई। तो आप देखो कॉस पाई होता है -1, तो ये -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि मैक्सिमम, यानी कि 15। समझ आ रही बात। तो आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर वैल्यू आई है, आप यहाँ पे देख सकते हो दिस वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू आई है 15 जिसे मैं बोल रहा हूँ, दिस 15 इज़ बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू जब थीटा है पाई। तो सब्सट्रैक्शन में उल्टा होता है, जब थीटा 0 एडिशन मैक्सिमम वैल्यू, थीटा 0 सब्सट्रैक्शन मिनिमम वैल्यू, थीटा पाई एडिशन मिनिमम वैल्यू, थीटा पाई सब्सट्रैक्शन मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, जब थीटा हम बढ़ाते जा रहे हैं तो आर की वैल्यू कम होती जा रही है, सॉरी आर की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ये सब्सट्रैक्शन में। और एडिशन में क्या हो रहा था, एडिशन में उल्टा हो रहा था, एडिशन में थीटा बढ़ने पर आर की वैल्यू कम होती जा रही थी, यहाँ थीटा बढ़ने पे। अब इसको हम विजुअलाइज भी कर लेते, देखो क्या होगा, ये ए है, ये बी है, ये थीटा है, और a माइनस बी की बात करें तो ये वेक्टर a माइनस बी है। अब मैं बनाता हूँ a, ये है b और ये है a माइनस बी। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पर, देखो ये a है, ये b है, और डेफिनेटली b के हेड से a के हेड तक जाना है, तो ये a माइनस बी। तो आप देखो थीटा कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, थीटा तीनों केस में बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ थीटा कम था, यहाँ 90 हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो सबसे कम मैग्नीट्यूड यहाँ है, थीटा सबसे कम तो मैग्नीट्यूड भी कम, थीटा ज़्यादा तो मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा, थीटा और भी ज़्यादा तो a माइनस बी की वेक्टर की लेंथ जो है वो और भी ज़्यादा। ध्यान दो ये अलजेब्रा नहीं है, ये a माइनस बी, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। अब एक और चीज़ अपन नोटिस करते हैं, एडिशन में ही एक और चीज़ अपन नोटिस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेललोग्राम बनाता हूँ। ये वाला जो है ये है नीला वाला वेक्टर, और ये जो है वो ब्लैक वाला वेक्टर। ए प्लस बी ए प्लस बी है नीला वाला वेक्टर आर, और ए माइनस बी जो है वो ब्लैक वाला वेक्टर आर डैश कर देते हैं, दिस इज़ आर डैश इज सब्सट्रैक्शन, आर इज़ एडिशन, राइट। ये बात आपको क्लियर है, आप देख सकते हो।
जब पैरेललोग्राम बनेगा, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कुछ यूनिक केसेस में बता रहा हूँ जो आपको नोट करना है। तो उस कंडीशन में देखो आर की लेंथ और आर डैश की लेंथ तो बराबर है। ये सब्सट्रैक्शन है ब्लैक वाला, ब्लू वाला एडिशन है। तो आप देख सकते हो कि एडिशन जो है वो ज़्यादा है और ब्लैक वाला सब्सट्रैक्शन जो है वो डेफिनेटली कम है। आपको दिखाई दे रहा है, ये समझ में आ रही मेरी बात? तो उस कंडीशन में आप ये देख सकते हो जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। मॉड मतलब इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ये कहना गलत होगा कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, क्योंकि इसके कहने का मतलब है कि r वेक्टर r डैश के बराबर होगा। ये बिल्कुल गलत है। दो वेक्टर तभी बराबर होते हैं जब डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी। यहाँ मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन इसका डायरेक्शन देखो ऐसा है और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो हाउ दे कैन बी इक्वल? दो वेक्टर इक्वल तब तक नहीं हो सकते जब तक उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर ना हो जाए। तो ये गलत है, तो दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है? ये बिल्कुल गलत है, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। विच इज़ करेक्ट? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, प्लीज़ इसे नोट कर लो। एक यूनिक केसेस में बता रहा हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेकर। फिर हम यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो मैं दो पार्ट में पढ़ाऊँगा वेक्टर्स को। अभी ये वाला जो पार्ट है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगला जो पार्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, समझ आई मेरी बात? चलो बच्चों, आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ए वेक्टर, बी वेक्टर, रेड वाला वेक्टर जो है वो एडिशन, ब्लू वाला वेक्टर में बनाऊंगा वो क्या होगा? सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन वेक्टर हमने ऐसे क्यों? जिसके आगे माइनस लगा होता है, देखो बी के आगे माइनस लगा तो उसके हेड से ए के हेड तक जाना, ये बहुत ही यूज़फुल है। ये जो मैं बता रहा हूँ, बनाना टेल के साथ ही हमेशा दो वेक्टर्स को। 99% क्वेश्चंस में आपको दो वेक्टर ही आएंगे, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। चार नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं, दो ही वेक्टर आएंगे, हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, हमेशा टेल के साथ ज्वाइन करना है। और जब हम वेक्टर्स को टेल के साथ ज्वाइन करते हैं तभी उनके बीच का एंगल डिफाइन होता है। तो ये एंगल ही थीटा कहलाएगा। ये नहीं कि आपने ऐसा बना दिया ये ए वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर और आप बोल रहे हो ये एंगल थीटा। दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। समझ आई मेरी बात? तो आप देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, आर डैश है ए माइनस बी, आर है ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हो, जब थीटा एक्यूट एंगल होता है तो उस समय आर का मैग्नीट्यूड जो होगा, एडिशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सब्सट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का मॉड विल बी ग्रेटर देन ए माइनस बी का मॉड के बराबर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, राइट? ये बात आपको समझ आ गई? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आप देखो ध्यान से। ठीक है, तो आर डैश ए माइनस बी, आप देख सकते हो ये नीले वाले वेक्टर की लेंथ कम है, लाल वाले वेक्टर की लेंथ ज़्यादा है। आप सबको दिखाई दे रहा होगा, नोटिस करो इसे। तो आप देखो a प्लस बी का मॉड इज़ ग्रेटर देन a माइनस बी का मॉड। अब ये कई लोगों को लगता है ये मॉड वैल्यू क्या आ गई, ये क्या लिख दिया सर ने, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको समझा चुका हूँ, a प्लस बी इज़ अ रिजल्टेंट वेक्टर। या तो r लिख लो या a प्लस बी लिख लो, एक ही बात है। a माइनस बी इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सब्सट्रैक्शन, या तो a माइनस बी लिख लो या r डैश लिख लो। कोई भी वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, क्योंकि ऐड किया है तो ये एक वेक्टर भी है। ये जो a प्लस बी वेक्टर है, जब मैं इसके मॉड वैल्यू लगाता हूँ, मॉड मतलब दो डंडी खींच देता हूँ, दो लाइन खींच देता हूँ, ये जो दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हो जाता है इस वेक्टर की लेंथ, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। सिमिलरली a माइनस बी का मॉड ये हो जाएगा, a माइनस बी का मॉड मतलब लेंथ। समझ आ रही मेरी बात? तो और कुछ भी खास इसमें नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और यदि कुछ मुश्किल हो तो आप लाइव सेशन में पूछेंगे मुझसे। समझ आ गई मेरी बात? ओके, मुझे लगता है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम अगला केस देखते हैं। यहाँ पर दो वेक्टर मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ, एक वेक्टर
यह है ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर, यह है एंगल थीटा, थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल हो गया अब थीटा। अब मैं इसमें पैरेललोग्राम बनाता हूँ। अब आप मुझे बताओ कि जो टेल से हम जो बनाते हैं, टेल से जो हम लोग डायगोनल बनाते हैं, ये कहलाता है एडिशन। हमेशा ये एडिशन ही कहलाएगा टेल से। और जो बी के हेड से हेड टू हेड बनाते हैं, ये क्या कहलाता है? सब्सट्रैक्शन। ये क्या कहलाता है? सब्सट्रैक्शन। दिस इज सब्सट्रैक्शन। ये हो जाता है एडिशन और ये हो जाता है सब्सट्रैक्शन, राइट? ये बात आपको समझ आई? दिस इज सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, किसकी लेंथ ज़्यादा दिखाई दे रही है? लेंथ हमें किसकी ज़्यादा दिखाई दे रही है? हमें लेंथ दिखाई दे रही है ब्लू वाले वेक्टर की लेंथ ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि आर डैश का मॉड इज़ ग्रेटर देन आर का मॉड। उल्टा हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल में सब्सट्रैक्शन की लेंथ ज़्यादा है। समझ आ रही मेरी बात? सब्सट्रैक्शन की लेंथ ज़्यादा है, ये आपको नोट करना है। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का मॉड इज़ ग्रेटर देन a प्लस बी का मॉड। ठीक है, ये सब मैथ्स वाले क्वेश्चन समझने के लिए भी ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो आप देखो, a माइनस बी का मॉड इज़ ग्रेटर देन a प्लस बी का मॉड, राइट? ये बात आपको क्लियर है? मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन ये लिखना गलत है कि a माइनस बी इज़ ग्रेटर देन a प्लस बी। दिस इज़ एब्सल्यूटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। ये लिखना भी गलत है कि r डैश इज़ ग्रेटर देन r। दिस इज़ एब्सल्यूटली रॉन्ग। ठीक है, समझ आई बच्चों? तो देखो, मैंने आज की क्लास में आप लोगों को जो पढ़ाया है वो मैंने आप पहले से नोट कर लो, आप पॉज करके। जो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्या होता है, एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, और ये सारी जो मैंने आपसे बातें करी एडिशन सब्सट्रैक्शन को लेकर, तो बच्चों ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर पहले मैं पढ़ाऊँगा, उसका प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, और एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा बड़ा होता है वेक्टर का पोर्शन, और जबकि हम बहुत ही शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी 2 क्लास में कवर हो पाता है ये वाली चीज़, और आपको टाइम भी लगेगा। तो इसलिए आज की क्लास में जो है हम बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे। एडिशन मैंने पढ़ाया, सब्सट्रैक्शन पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया एक पॉलीगन लॉ होता है एडिशन के लिए, और मैंने बताया पैरेललोग्राम होता है, और सब्सट्रैक्शन के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए, लेकिन आप एक ही मेथड याद रखेंगे, और ये हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा काम में आता है। इसलिए आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें पढ़ाई। ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने पढ़ाया, और इससे पहले जो मैंने बेसिक मैथ्स की आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो अभी रिवाइज़ करते रहेंगे। कम से कम 3-4 बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया है इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब टॉपिक आता है, जब टॉपिक में ये चीज़ें यूज़ होंगी तो 1 महीने बाद यूज़ हुई। यदि आप अभी 3-4 बार रिवाइज़ नहीं करोगे तो 1 महीने बाद जब ये यूज़ होंगी तो आप भूल जाओगे। कुछ तो याद रखते हैं, क्योंकि वो अभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, 3-4 बार रिवाइज़ कर लेते हैं। जितना कॉपी में मैंने जितने भी केसेस पढ़ाए हैं आप उन्हीं को ही रिवाइज़ कर लो, अलग से क्वेश्चन नहीं है, पैकेज को रिवाइज़ कर लो, इतना कर लो। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं वही रिवाइज़ कर लो, कॉपी के क्वेश्चन रिवाइज़ कर लो, एक्स्ट्रा आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, जितना मैंने बताया उतना ही कर लो। तो इम्पॉर्टेंट अभी के लिए ये है कि हम बेसिक मैथ्स को बार बार रिवाइज़ करें, 4-5 बार रिवाइज़ कर लें, ताकि जब हमें यूज़ होगी तब हमें वो याद तो रहे। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन मैंने जैसे आज बताया आपको, लेकिन यदि आपको याद ही नहीं है, 1 महीने बाद यूज़ हुआ तो क्या मतलब रहेगा? कोई फ़ायदे नहीं है। इसलिए बेसिक मैथ्स पढ़ना भी ज़रूरी है, पढ़ाना भी ज़रूरी है, और लेकिन आपके लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि आप इसे बार बार रिवाइज़ करो। यदि आप बार बार इसे रिवाइज़ नहीं करोगे तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए। समझ आ रही मेरी बात? तो बच्चों, आज की क्लास जो है हम इतना ही पढ़ेंगे,
अगली क्लास जो है मैं उसमें वेक्टर्स का बचा रिमेनिंग पोर्शन बढ़ाऊँगा। उसमें भी हम एडिशन पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन हम आज की क्लास के लिए इतना ही पढ़ रहे हैं। ओके।